तो ऐसे गुजारे प्यारे बच्चों। अच्छा, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक और अहम सफर पर निकल रहे हैं, और वो सफर ये है कि आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक और तैयारी का, एक और इम्तिहान की तैयारी का इरादा कर रहे हैं। तैयारी तो पहले बाद में होगी, पहले इरादा होगा, और इरादा पुख्ता होगा और मुसम्मम होगा, तो फिर आप उसको मुकम्मल तौर पर अमल दरामद पहना सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज आपके लिए इसलिए हो गया कि आप ये देखिए पिछले 13-14 साल से पढ़ते आ रहे हैं, और हर साल आपसे कहा था बस ये 1-2 साल और ये पढ़ लो, इसके बाद जिंदगी आती है। ठीक है, 8th क्लास में आई, 8th क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिडिल लाइफ है, 9th 10th इसका उसी पर बेस करेगा, साइंस मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी, 8 पढ़ लो, 8 पढ़ लिया, 9th में आ गए, और ये बोर्ड का इम्तिहान है, अब ओ लेवल का एग्जाम है, ये साल बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 अब ये कर लो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। वो कर लिया, पता चला कि आ गया है और मुश्किल, अब इंटर आ गया, ए लेवल आ गया, इसमें कह रहे जी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक बात तो ये बता दूं कि हर साल और मुश्किल है। ठीक है, तो जो ये कहता है इसके बाद आसान है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता, आसान कभी नहीं होता। हाँ, हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हम अगर उसको सही परसीव करें तो वो आसान हो जाएगा, सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत पूरी करें आसान हो जाएगा। मुश्किल वो होता है जिसमें हम मेहनत नहीं करते, जिसमें हम मेहनत नहीं करते और फिर उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा है, यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस टू हाई होती हैं, तो उसको कहा जाता है कि जी वो आसान नहीं है, क्योंकि आसान और मुश्किल का जवाब अंदर से आता है। अगर हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि जी आसान नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा, तो हमें मुश्किल लगने लगता है, और अंदर से आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही होती है तो मुश्किल। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगले 6, 7, 8 महीने ऐसे हैं कि इसमें आप जो करेंगे पढ़ाई के हवाले से, वो आपकी जिंदगी के अगले 60 से 80 सालों का फैसला करेगा। तो जो आप 6 से 8 महीने में करने वाले हैं, जितनी एफर्ट्स आप अगले 6 to 8 मंथ्स में सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में लेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जिंदगी अगले 60, 70, 80 साल कैसे गुजरने हैं। क्या आप एक बहुत कामयाब जिंदगी गुजारेंगे या आप एक टफ जिंदगी गुजारेंगे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 6 to 8 मंथ्स जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशंस को डिसाइड करेंगे। एंड इफ यू आर गोइंग टू द राइट यूनिवर्सिटी फॉर द राइट पैशन, फॉर द राइट डायरेक्शन, तो जो बच्चे बेचारे परेशानी थी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनको छोड़ दो और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कहीं से किसी एजेंसी से नहीं आए हुए, आप लोगों का आप लोगों की वीडियो बनाने की, बल्कि बेचारे मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सही समझ जाए। ठीक है भाई, मैं नजर आ रहा हूँ जहाँ से भी है, ठीक है, छोड़ के आप अपना काम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल लाइफ, फॉर योर होल करियर। अब क्वेश्चन है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपके पाथवेज क्या हैं। तो पहली बात मैंने बताई, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स विल डिसाइड व्हाट आर द नेक्स्ट 60 इयर्स ऑफ योर लाइफ। और दूसरी बात, आपके पास पाथवेज क्या है, फिर मेडिकल से आ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो एक और मिसकंसेप्शन दूर करने की कोशिश करूंगा मैं कि पहली बात ये कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या बहुत अब आगे तो एमबीए करना है, या बहुत ही मान लिया किसी ने सुन लिया तो सीए करना है, ईसीसी करना है। ये बहुत बड़ी बड़ी फील्ड है ना हमारे मुल्क में, तो उसके बाद हमारे मुल्क में जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन रियलिटी इसके बाहर है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस जो आप एक्वायर कर सकते हैं और जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, और हो सकता है आपके अंदर पैशन ही उसका हो, आवाज ही उसकी हो, लेकिन दबा दी गई हो बचपन से, नहीं तुमने डॉक्टर बनना, नहीं तुमने डॉक्टर बनना। जैसे वो किसी ने वीडियो डाली थी किसी जमाने में कि अम्मा अब्बा जो है वो गन लेके खड़े बच्चे के सर पर कह रहे बेटा जो तुम्हारा दिल चाहे कर रहा है तो डॉक्टर बनना है। तो मतलब प्लीज अपनी आवाज की सुने, जिसको आप पता नहीं कब मार चुके हैं, उसको जगाएं, उससे पूछो मुझे क्या बनना है, तो उसको जगाइए, उससे पूछे आपको क्या बनना है। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन योर लाइफ। इवन अगर आप प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में और आपका दिल नहीं चाह रहा इंजीनियर बनने का, तो खुद आपको जबरदस्ती बनाना भी नहीं चाहेगा और बनना भी नहीं चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं आगे कुछ नहीं है। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो मैं कम से कम वो बताऊंगा जरूर
ठीक है, मैं आपको एमकेट डीकेट से भगाने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताने और जगाने जरूर आया हूँ। आई वांट टू वेक यू अप, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी उस पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत सवाल ये लोग पूछते हैं मुझसे, सर किस प्रोफेशन में जाएं, किसका स्कोप है? इवन एमबीबीएस वाले, प्री मेडिकल वाले, सर डीपीटी का ज्यादा स्कोप है या डी फार्मेसी का ज्यादा स्कोप है? कोई पूछता है सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएं या मैकेनिकल में जाएं, किसका स्कोप ज्यादा है? प्रोफेशन का स्कोप नहीं होता, प्रोफेशनल का स्कोप। स्कोप प्रोफेशन का नहीं होता, प्रोफेशनल का होता है। अगर आप एक माहिर प्रोफेशनल हैं, अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अगर आप अपनी फील्ड में माहिर हैं, अगर आप बाकी क्राउड से स्टैंड आउट होते हैं, तो आप दर्जी भी होंगे, तो आप मूसा जी बन जाएंगे और आपकी दुकान पे सर्जन्स लाइन लगा के खड़े होंगे कपड़े सिलवाने के। दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल। उसका कितना स्कोप, ठीक है। तो कोई पूछे दर्जी का स्कोप है, तो स्कोप प्रोफेशनल का नहीं होता, प्रोफेशनल का होता है। हाउ गुड आर यू? और मैं ऐसे भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स को जानता हूं कि जो कहते हैं यार 20,000 की नौकरी दिलाओ। तो जस्ट इमेजिन 20,000 तो आजकल मेट्स को मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स भी ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बनाया अपनी फील्ड में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मास्टर नहीं बनाया अपनी फील्ड में, क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों से अपने आप को यूनिक नहीं बनाया, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं की ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन, अपनी शख्सियत नहीं बनाई, अपनी स्पोकन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं की, मोटिवेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं की, लीडरशिप क्वालिटीज पैदा नहीं की। तो तालीम और ग्रेजुएशन से डिग्री का नाम नहीं होता, व्हाट आर यू बिकमिंग इसका नाम होगा। तो किस प्रोफेशन में जाना है, इसका किस प्रोफेशन का स्कोप है, ये सवाल गलत है। प्रोफेशनल का स्कोप है, किस प्रोफेशनल का स्कोप है? जो प्रोफेशनल अपने आप को बाकी प्रोफेशनल से यूनिक जाहिर करे। जी आइए। प्रोफेशनल और प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? सवाल ये है कि आप किस प्रोफेशन में? वैसे तो आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आए एमकेट करने के लिए, ईकेट करने के लिए, हम तो पूछ रहे कौन से प्रोफेशन में जाएं। लेकिन बात होता है कि सवाल बाद में आपको मिलाएगा, हो सकता है आज नहीं, हो सकता है आज 4 महीने बाद आपके यहाँ 6 वर्ष से बात होगी, ठीक है। तो मैं इसलिए आज बात कर रहा हूँ कि किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। डज इट इंटरेस्ट मी? अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन कहाँ से है? डज इट इंटरेस्ट मी? मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं बीडीएस करना चाह रहा हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, डज इट इंटरेस्ट मी? तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? अगर ये वो वाला इंटरेस्ट है जो बचपन में छोटे से होते हैं और देखते हैं कि वो कान में वो लगा के और वो ब्लैक कोट पहन के डॉक्टर बन गए, और अगर वो वाला इंटरेस्ट है, नो, दैट्स नॉट लाइफ इज ऑल अबाउट, दैट वाज योर चाइल्डहुड। इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि पहले आप ये देखिए कि जो लोग इस प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप बनने का सोच रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो सोचिए कि सर्जन की लाइफ कैसी है। उन सर्जन्स को देखिए जो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में हैं, यूट्यूब पे जाके पढ़िए, लोगों ने अपनी लाइफ हिस्ट्री डाली हुई है, वो क्या कर रहे होते हैं। एक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, उसकी लाइफ पता है क्या है? तो उसकी लाइफ ये होती है कि वो उसका ना दिन होता है, ना रात होती है, ना ईद होती है, ना बकरीद होती है, कभी भी अचानक कॉल आ जाती है, इमरजेंसी कॉल है, सर्जरी पहुंची, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सर्जरी में होना जरूरी है। आज लोग इसको एंजॉय करेंगे, बातों करेंगे, यस आई वांट दिस, दैट्स एडवेंचर आई वांट इन माय लाइफ। बातों करेंगे नहीं भाई मुझे ये नहीं करना। तो आस्क योरसेल्फ कि आप बनना चाहते हैं या सिर्फ ये सर्जन 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 नाम सुना सर्जन और वहां जाके जहां खून देखा गिर गए, ठीक है। क्योंकि सर्जन जो है वो हार्टबीट करेगा, उसने ये सर्जरीज करनी है भाई, उसे मुर्गियां नहीं पालनी। तो डिफरेंस है, सिर्फ सोचना और है। जरा जागिए और स्टडी कीजिए और रिसर्च कीजिए कि अगर आप मेडिसिन में भी जा रहे हैं तो किस फील्ड में जाना है, या आपको खाली ऐसा डॉक्टर बनना है जो फैमिली फिजिशियन हो, बस दिन में आप 8 to 5 जॉब करें, पेशेंट
पेशेंट्स आए खांसी है बुखार है जी पैराडोल खा लो थैंक यू वेरी मच, वो पेशेंट जो कुछ आपके कुछ, लेकिन दोनों की एक्सट्रीम अलग है। सर्जन जब जाएगा अस्पताल में तो 40 लोग इंतजार करेंगे, डॉक्टर साहब आए, और फैमिली मेडिसिन वाला जाएगा तो 5 लोग इंतजार करेंगे। तो डिपेंड करता है आपको ऑरा चाहिए, आपको वाह चाहिए, आप टॉप ऑफ द प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या आप दरमियान में रहना चाहते हैं, या आपको वो पसंद ही नहीं है, आपने बचपन में सुन लिया आप इसलिए कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट। और मेडिसिन पढ़ना आसान नहीं है। 5 years for medicine and then 5 years for specialization. Never think कि मेडिकल की फिर 5 साल की। सबसे बड़ी गलती जो हमारा बच्चा आजकल करता है, हमारी पूरी कौम के साथ ये प्रॉब्लम है, इंजीनियर्स के साथ भी, बिजनेस स्टडीज वालों के साथ भी, कि वो अपनी पढ़ाई को डिग्री तक समझते हैं और समझते हैं बस इसके बाद जो है ना जिंदगी आसान है। पूरा खानदान हमारा बच्चा कोई इंजीनियर बन रहा है, बस हम देख रहे हैं डिग्री आने वाली है, हमारे दिन फिरने वाले हैं, रेल पेल होगी पैसे की, ऊपर से बरसात होगी। नहीं भाई, वो 4 साल 5 साल को बिल्कुल बेसिक्स हैं। उस डिग्री के बाद आपको इंटर्नशिप करनी है, फिर आपको अगर डॉक्टर का हाउस जॉब करनी है, फिर आपको स्पेशलाइज करना है या मास्टर्स करना है, मास्टर्स के बाद 2 साल तक एवरेज जॉब करेंगे, फिर जाके आपके दिन खुलना है। So do not expect it to be a 4 or 5 years journey. It is a 10 years journey. तो जो लोग पहले से 4-5 साल सोच लेते हैं, वो 6 साल से करना शुरू करते हैं। वो जब डिग्री आ जाती है तो जॉब नहीं मिल रही, स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा, अब करना शुरू करते हैं। उनके घर वाले उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पहले से उन्होंने बताया होता है बस मेरी डिग्री आने वाली, फिर आप देखिए क्या होगा, लेके आऊंगा और नहीं आता तो फिर अम्मा पापा पूछते बेटे क्या हुआ, जॉब नहीं लिया, नहीं कमा, मैंने पहले ही कहा था पढ़ता नहीं था, तो फिर और डिप्रेशन होती है। तो प्लीज शुरू से सही डायरेक्शन बनाते चलिए। इट्स नॉट अ 5 year जर्नी, इट्स अ 10 year जर्नी। अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई 5 साल बाद खत्म नहीं होनी है। जब तक आप मास्टर्स नहीं करेंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएं, हाँ मास्टर्स करिए, फिर देखिए, फिर बी के बाद मास्टर्स कीजिए, बी करने के बाद कहते हैं कि 5 लाख की नौकरी मिल जाए घर बैठे, नहीं ऐसे। मास्टर्स कीजिए, उसके बाद 2 साल और इंतजार कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, देन यू विल हैव अ प्लेस इन सोसाइटी। ठीक है, तो जो भी करना है आपको याद रखिए, आगे तक जाना है। प्रोफेशन आपको इंटरेस्ट करता या नहीं करता, उसके लिए वो लोग देखिए। अगर बैंक में जाना है तो बैंकर क्या कर रहा है, अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर क्या कर रहा है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है। काम को देखिए, ये नहीं मुझे बायोलॉजी पसंद है मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो बायोलॉजी पसंद नहीं होती, ये भी नहीं पता बहुत से लोग। आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, असल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर का स्टाइल पसंद होगा। आप बचपन से आज तक देखिए, आपको वो सब्जेक्ट पसंद होगा जिसका टीचर अच्छा था, और जिसका टीचर अच्छा नहीं मिलता आपको उस सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है। और आप कहते हैं कि मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मुझे सब्जेक्ट पसंद है। The subject has nothing to do with it. It is the teacher who is teaching you. It is the style of the teacher. अगर टीचर का स्टाइल अच्छा है पढ़ाने का तो आपको सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा। तो डू नॉट डिसाइड योर फ्यूचर के भी मुझे ये सब्जेक्ट इतना मजे करने लग रहा। ठीक है, तो याद रखिए सब्जेक्ट से फैसला नहीं होगा, प्रोफेशनल की लाइफ देख के फैसला होगा कि डू यू वांट टू लिव दिस लाइफ, क्या आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी। तो ये चीज ध्यान रखिए। इसके अलावा ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें आगे तक हमें सोच रही है, आगे जॉब करनी है नहीं करनी है, खासतौर पर खवातीन का होता है करे ना करे जॉब, बस पढ़ रहे हैं अभी तो फिर भी ये सोचिए कि जी वो पढ़ भी रहे हैं लेकिन हो सकता है कभी काम करना पड़े। तो अगर काम करना पड़े तो क्या आप वो काम करना चाहेंगे या नहीं, इस चीज का ख्याल रखिए। और जो भी काम करें, जो भी पढ़ाई करें, उसको पैशन रखिए ताकि आपकी इज्जत हो। देखिए टाइम आप लगाते हैं हमेशा, तभी तो आप यहाँ भी बैठे हैं। टाइम आप लगाते हैं, एफर्ट आप करते हैं, लेकिन उस एफर्ट को थोड़ा सा और परफेक्शन के साथ करें तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, याद रखिए आपकी इज्जत होगी आपके घर में सबसे पहले, जहां पे भी होंगे आपके घर में इज्जत होगी, आपके रिश्तेदारों में आपकी इज्जत होगी, आपके दोस्तों में इज्जत होगी, मोहल्ले में इज्जत होगी। और अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई बोले या ना बोले आपको पता ही नहीं जाएगा कि आपकी इज्जत नहीं होगी। लोग जो है आपको अनवांटेड समझेंगे, लोगों के एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं जाएगा। तो अगर इज्जत चाहिए है तो इज्जत अर्न करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट इज अर्न। ठीक है, तो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करने के लिए मेहनत करनी है। आपको
अपनी फील्ड में आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, खुद को डिसाइड और सिर्फ ये तय कर लें कि क्या आपका उसमें पैशन है, इज इट योर पैशन। अगर वो आपका पैशन है, then if your profession is your passion and if your passion becomes your profession, then you do not have to work a single day in your life, क्योंकि जब वो आपका पैशन होता है तो आप काम ही करते हो, आप तो जुनून होता है वो करने का, तो आप तो उसे एंजॉय करते हो, आपके लिए तो तफरीह होती है। तो if your passion is your profession, then you do not have to work a single day in your life, फिर आप उसे एंजॉय करते नहीं चलेंगे। तो ask yourself, अभी जरूरी नहीं है, घर जाके पूछिएगा, वरना फिर लोग पीछे सोच रहे हैं, अभी ना पूछिए, घर जाके सोचिएगा अगले 2-4 दिन, अगले 1 हफ्ते कि व्हाट इज माय पैशन, असल पैशन क्या है, क्या वाकई जो हम कर रहे हैं ये हमारा पैशन है या नहीं, और अगर है तो फिर उसके पीछे लगना, फिर उसका पीछा नहीं छोड़ना है जब तक कि उसको हासिल ना कर, चाहे आपकी अभी 65% हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, लेकिन फिर आपने उसके पीछे लग जाना है। ये भी एक बात मैं अभी बता दूं, क्योंकि ये साल भर बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी बहुत से लोगों के लिए। अगर आपका जो भी पैशन है, आपने इंजीनियर बनना है, आप बीटेक के लिए आए हैं, आप एमबीबीएस के लिए आए हैं, अगर आपका पैशन है कि आपको ये करना है, और पैशन का मतलब ये जुनून है कि मुझे करना है, और फर्ज कीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, तो एटलीस्ट 1 साल और लगाएं इस पे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी लाइफ में उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा लगाया, इंप्रूवमेंट किया या सेकेंड अटेम्प्ट की, और उसके बाद वो अपने पैशन पे बहुत कामयाब है। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जिन्होंने सिर्फ 1 एक्स्ट्रा साल लगा के अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर ली। और अभी बहुत बहुत अजीब लगता है, 100 साल करो, मैं रिपीट करूं। सोचिए, क्या आप 25 साल की उम्र में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं या 24 साल की उम्र में किलर बनना? ठीक है, तो 24 साल की उम्र में किलर बनने का फायदा क्या, उससे बेहतर 1 एक्स्ट्रा साल लगा लें, अपने पैशन को आखिर तक लेके जाएं। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, खुदा ना खास्ता, तो सेकंड अटेम्प्ट जरूर एटलीस्ट 1 साल एक्स्ट्रा लगाएं, फिर ना हो तो अल्लाह की मर्जी समझ के कोई और डायरेक्शन सोचिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, ये भी मैं बता दूं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, बाकी दुनिया में फर्क क्या है। देखिए, अमेरिका में होते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यूरोप में होते हैं, यूके में होते हैं, सब सोच रहे हैं। तो अगर आप होते तो वहां पे क्या है, वहां पे सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं टॉप क्लास हर फील्ड की, और हर फील्ड का मतलब क्या है बताइए, और क्या फील्ड है? व्हाट एल्स कैन यू हैव? एक्सीलेंट बायोइंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी, एरोमैकेनिक्स एक्सीलेंट, एस्ट्रोनॉमी ब्रिलियंट, एरोनॉटिकल एक्सीलेंट, पोएट्री, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, लोग म्यूजिक में मास्टर्स करते, लोग म्यूजिक में पीएचडी करते हैं। ठीक है, एरोबिक्स, तो देयर आर सो मेनी फील्ड्स, लाइक सेवरल 100 फील्ड्स, और हर फील्ड में मास्टर्स और पीएचडी हो रहा है। हम सोच भी नहीं सकते उसको एज अ फील्ड, और अगर सोचना शुरू किया मैं घर से निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसी फील्ड्स हैं दुनिया में उसमें पीएचडी तक जाते हैं वो, तो वहां पे आपके पास इतनी आजादी है, क्योंकि आपको पता है वहां हर फील्ड में जीआईके है, वहां हर फील्ड में एकेयू है, तो आपको जो दिल चाहे आप उसमें जाए। पाकिस्तान का थोड़ा सा यूनिक ये है कि पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत कम, अच्छी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है उसमें आपके पास मेन जो यूनिवर्सिटीज है वो आगा खान यूनिवर्सिटी है, जिसके आगे जीआईके है और लम्स है। ये 3 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की ऐसी हैं जो वर्ल्ड क्लास है, जो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। और अगर इन यूनिवर्सिटीज में किसी भी फील्ड में दाखिला हो जाए और आपका अपनी फील्ड का बहुत बड़ा पैशन नहीं है, बस ये कि ये भी कर लूं या ये भी कर लूं या ये भी ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपका लम्स में एमबीए में दाखिला हो जाए, लेकिन आप इंजीनियर का पैशन नहीं है, हाँ एमबीए भी कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, तो फौरन चले जाइए लम्स। या अगर आपको एमबीए करना है और पैशन नहीं है, बस ठीक है, और आपका जीआईके में इंजीनियरिंग हो जाए, फौरन चले जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। क्योंकि ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में आपको रहते हुए पाकिस्तान की फीस में आप अमेरिका से अच्छी पढ़ाई करेंगे।
These are the top universities, वर्ल्ड स्टैंडर्ड से। बाकी सब इनसे बहुत नीचे आती हैं, ठीक है। उसके बाद IBA, FAST, दे आर गुड यूनिवर्सिटीज, लेकिन इनके स्टैंडर्ड पे नहीं जा सकते। और ये मैं बहुत सारी बातों की रोशनी में आपको बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। किसी को इस पर मुझसे अलग से डिस्कशन करना हो, दैट्स अनदर 45 मिनट डिस्कशन, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स एक्सपीरियंस, ये 3 टॉप यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान। एक जमाने में IBA भी थी इसी लिस्ट में, अपनी जारी है, लेकिन IBA, FAST, डाउ मेडिकल, GSMU, NED, दे आर गुड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, गुड यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे भी जाने के लिए हजारों लोगों का ख्वाब होता है और पूरा होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। प्राइवेट में जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और लियाकत नेशनल आर एटलीस्ट इक्वली गुड एज डाउ। ये बात अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत से लोगों को हिला रही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका जियाउद्दीन में भी दाखिला हो जाए, गांव में भी हो जाए, तो आपको जियाउद्दीन में करना। ये वो बात है जो बहुत से लोग नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल वही बात है, ये वही फर्क है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जो आदमजी साइंस कॉलेज में और एक प्राइवेट इंटरमीडिएट कॉलेज में। बहुत सी जगह से नाम से चल रहे हैं और नाम की वजह से वहां अच्छे स्टूडेंट आते हैं, अच्छे निकल भी जाते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा गाँव में अच्छी पढ़ाई नहीं है, लेकिन गाँव में बहुत कुछ स्टूडेंट को खुद करना, 90% सेटिस्फाइड। तो जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ता। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अगर अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, जियाउद्दीन में मैंने खुद पढ़ाया 3 साल, मुझे पता है, और बहरिया यूनिवर्सिटी और लियाकत नेशनल, आगा खान को मतलब टॉप ऑफ द लाइन। लेकिन मैं इन 3 का भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई आप पढ़ना नहीं भी चाहे वो पढ़ा के छोड़े, वो जबरदस्ती पढ़ा के छोड़ेगा। तो छोटा सा फर्क बताता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे, लेट्स नॉट टेक द नेम, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे, वहां आप क्लिनिकल रोटेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको आपके साथ 30 स्टूडेंट होंगे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर होगा क्लिनिकल रोटेशन में। शायद प्रोफेसर साहब आए, शायद ना आए, हफ्ते में 1 दिन शटल लेके जाओ, बाकी आप अपने सीनियर से सीखो। आगा खान मेडिकल में जहाँ से मैंने पढ़ा था, हमारे साथ हम हर क्लिनिकल रोटेशन में 2 स्टूडेंट, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 प्रोफेसर, और प्रोफेसर अपने हाथ पकड़ के हमको पैल्पेशन सिखाते, ऑस्कल्टेशन सिखाते। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फर्क आता है, पर्सनल अटेंशन का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस। अकाउंटेबिलिटी का फर्क आ जाता है। गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं, प्राइवेट में अकाउंटेबिलिटी होती है। इफ यू कैन अफोर्ड, यस, गो फॉर प्राइवेट, देयर इज नो हार्म। क्योंकि बहुत से लोगों को पता है तो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी ज्यादा नहीं प्राइवेट में पढ़ाई की, ऐसा नहीं है, इट इज द अदर वे। जहां बहुत सारे जो भान के खुलने लगे हैं उसमें ट्राई ना कीजिए, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सामने आने में 5 साल लगेंगे। लेकिन ये जो 3 नाम बताए हैं, दे आर गुड मेडिकल, ठीक है। ये जियाउद्दीन और डाउ का मैंने कंपैरिजन बता दिया। कॉस्ट एट AKU, अब प्राइवेट की बात करते हैं, आप कहते हैं AKU चले जाए, GIK चले जाए, पैसे कहां से आए? लेकिन GIK और आगा खान और लम्स, इन का तो मैं जानता हूँ, आपके पास पैसे होना पहले दाखिले कर रहे हैं, फीस के पैसे नहीं है तो भी दाखिले कर रहे हैं। अगर आपका दाखिला हो गया, आपको आगे फीस की फिक्र की जरूरत नहीं है, आई नो दिस, ठीक है। वहां पे इन तीनों इदारों में खासतौर पे ऐसे इतने सारे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मौजूद हैं कि जो आपको आगे सारी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। और उनका ये मोटो है, इनका ये एम है कि नो स्टूडेंट विल बी एक्सपेल्ड फॉर फी रीजंस। तो मैंने खुद जब दाखिला किया था आगा खान मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे पास सिर्फ पहले सेमेस्टर में, वो भी मुझे मैट्रिक और इंटर में जो पोजीशन की वजह से तोहफे मिले थे, वो पैसे आगे की फीस मैंने दाखिला ले लिया, मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके आगे क्या होता है, आपका जो रिजल्ट आता है, अगर आप टॉप 5 में हैं तो आपको स्कॉलरशिप, उसके बाद मुझे 5 साल को फीस नहीं देनी पड़ी, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जो लोग जो टॉप 5 में नहीं होते उनके पास लोन प्रोग्राम होते हैं और इजी लोन प्रोग्राम होते हैं,
कि वो आपको लोन दे देते हैं आपकी पढ़ाई के लिए और आपको 7 साल बाद अदा करना है सेम इंस्टॉलमेंट 5 साल तक दे देते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स लोन पे पढ़ते हैं। अभी इस साल GIT में हमारे स्टूडेंट का दाखिला हुआ, वेरी गुड, एंड शी हैड नो फी टू पे, एंड आई टोल्ड हर कीप राइटिंग दैट, कीप राइटिंग, एंड फाइनली उसका फोन आया, सर मेरा मसला है, और उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसे इस्लामाबाद तक भेज ट्रांसपोर्ट के लगे, एंड द स्टूडेंट did it. तो बताने का मतलब ये है कि these institutions have programs, रास्ते मौजूद हैं, हम पहले से दरवाजे बंद कर लेंगे कुछ नहीं, कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। अच्छा, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल के अलावा क्या ज्वाइन कर सकते हैं? MBBS BDS के अलावा DPT, फिजिकल थेरेपी का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान में खास तौर पे पिछले 5 साल में बहुत ग्रो किया है, वर्ल्ड वाइड तो बहुत पहले से ग्रो कर रहा था, अब इसमें मास्टर्स होता है, इसमें PhD होता है। पहले फिजिकल थेरेपिस्ट की हैसियत सिर्फ एक टेक्नीशियन की होती थी, अब फिजिकल थेरेपिस्ट आर वर्किंग पैरेलल टू डॉक्टर्स। पाकिस्तान में अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं फिजिकल थेरेपी में DPT के बाद, वो 1 या 2 साल का कोर्स मजीद होता है, तो आप प्रॉपर क्लिनिक कर सकते हैं लाइक अ डॉक्टर विदाउट MBBS डिग्री। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ, हर ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ और हर बड़े हॉस्पिटल में फिजिकल थेरेपिस्ट की क्लिनिक्स होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन, मास्टर्स इन न्यूट्रिशन, फूड साइंसेज, हर हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट की क्लिनिक होती है। हर बीमारी के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती है और वो न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। तो क्लिनिक्स भी होती हैं, इन पेशेंट्स भी देखते हैं ये लोग जाकर। तो फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन इज अ वेरी गुड फील्ड। डी फार्मेसी तो हमेशा से है, लेकिन डी फार्मेसी इज नॉट पेशेंट वर्क, इट्स मोर ऑफ रिटेल वर्क। मेडिसिन के साथ खेल रहे हैं, आप पेशेंट नहीं देख रहे होंगे, इसमें आप ऑलमोस्ट डॉक्टर्स की तरह पेशेंट देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर नर्सिंग इज अ वेरी गुड फील्ड, हमारे मुल्क में बदनाम है। नर्सिंग इज एन एक्सीलेंट फील्ड। डॉक्टर से ज्यादा खिदमत करने का मौका नर्सेज को मिलता है और अच्छे हॉस्पिटल में AKU में ICU नर्सेज की सैलरी सर्जन के बराबर होती है, कंसल्टेंट के बराबर होती है। नर्सिंग की फील्ड में जिन्होंने मास्टर्स किया है पाकिस्तान से, उनको विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ्स कनाडा की इमिग्रेशन मिल जाती है। अमेरिका और कनाडा वाले मतलब दे टेक नर्सेज लाइक एनीथिंग बिकॉज नर्सिंग एक्चुअली रन्स द हॉस्पिटल। फिर रेडियोलॉजी की फील्ड में अब BS और मास्टर्स हो रहा है, दैट्स अनदर फील्ड, अनदर ऑप्शन। आप बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कराती हैं। NED is offering biomedical and biotechnology, and MBBS students या pre-med students have to take the entry test at NED for these fields. ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। फिर आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं अगर आपने pre-medical किया है, सिवाय इंजीनियरिंग, यानी आप MBA भी कर सकते हैं, यानी आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, आप ACCA CA भी कर सकते हैं, आप मास्टर्स MA कर सकते हैं, MA किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। MA जर्नलिज्म की बहुत वैल्यू आज है, MA इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत वैल्यू है, MA इंग्लिश लिटरेचर की भी इंतहा वैल्यू है। ये सारी फील्ड ओपन है आपके लिए। अगर आप किसी वजह से किसी और तरफ सोचना चाहें आगे चलकर, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। इसी तरह जो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो ये सारी फील्ड्स कर सकते हैं। वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं कर सकते, लेकिन दे हैव ऑप्शन टू गो फॉर MBA, फॉर कंप्यूटर साइंसेज, फॉर IT, फॉर ACCA, फॉर CA, फॉर MA इंग्लिश, MA जर्नलिज्म, MA इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और यही फायदा होता है इंजीनियरिंग या मेडिकल में रहने का हाई स्कूल तक, दैट मोस्ट ऑफ योर ऑप्शंस रिमेन ओपन। वेयरएज अगर वो कॉमर्स से आ रहा है तो इसमें जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो सिर्फ कुछ फील्ड में उसमें सिखा सकता है, उसके रास्ते महदूद, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? नम्स के उन्होंने पूछा कि जी नम्स इज यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में आर्मी मेडिकल कॉलेज आता है, और नम्स एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है आर्मी और एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस की, जैसे नेवी है और एयरफोर्स है और आर्मी है, उनके अंडर में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब का एडमिशन टेस्ट भी नम्स में। तो नम्स के अंडर में डायरेक्टली आर्मी मेडिकल कॉलेज आता है और नम्स का एक एडमिशन टेस्ट होता है,
जो आर्मी से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड जितने मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान के हैं उसका एडमिशन का प्रोसेस और एडमिशन टेस्ट नम्स सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, ये नम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नम्स का टेस्ट अलग होता है, तैयारी हम उसकी भी कराएंगे। ATU का टेस्ट अलग होता है, उसकी भी तैयारी कराएंगे। और जो आपका सबका MD-CAT है हम उसकी भी तैयारी कराएंगे। तो तीनों जो नम्स के लिए जाना चाहते हैं या इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं वो अलग से आने वाले वीक्स में पूछा जाएगा। जो कौन बच्चे हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप भी बनेगा। तो 80% सिलेबस उनका कॉमन होता है, वो आप कॉमन क्लासेस में पढ़ेंगे। 20% उनका एक्स्ट्रा होता है, डिफरेंट होता है, वो आप अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दोनों तैयारी आती है। आप कुछ पूछ रहे थे क्लास? अच्छा जनाब, एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है? इंटर इस साल तक ये तय है कि इंटर में प्री मेडिकल में या A लेवल इक्विवेलेंसी वालों का मेडिकल में दाखिले के लिए 65% होना जरूरी है और टेस्ट स्कोर 60% मिनिमम होना जरूरी है। जो भी एडमिशन टेस्ट होगा उसमें 60% लेना जरूरी है और इसमें 65% लेना जरूरी है। तो आप मेडिकल यानी MBBS MBBS में जा सकते हैं। बाकी सब फील्ड में मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं 65 से कम वाले, लेकिन MBBS MBBS के लिए दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। और मोस्ट प्रोबेबली पिछले 2 सालों में ये यहाँ तक आई है, पहले ये 50% होती थी। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू स्टे नाउ ऑनवर्ड्स। पाकिस्तान में शायद कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो है ये स्टैंडर्ड सेट हो गया है। तो दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये है लोगों को कि ये एक MD-CAT होता है और एक उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन होते हैं और एडमिशन कैसे होंगे और टेस्ट कैसे होगा। तो याद रखिए 2 तरह की एप्लीकेशन आपको देनी होंगी। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आपका एडमिशन टेस्ट के लिए अखबार में ऐड आएगा तो एक होती है एप्लीकेशन फॉर MD-CAT टेस्ट की एप्लीकेशन। उसमें आपको सारी डॉक्यूमेंट देनी है, अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अब्बा के डोमिसाइल की कॉपी वगैरह वगैरह, अपनी हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट का स्कोर आएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने इंटर का एग्जाम दिया। तो इंटर के लिए बोर्ड था, उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट भेजे, उन्होंने आपका एडमिट कार्ड भेजा, आपने एग्जाम दिया, उन्होंने आपकी मार्क्स भेजी। तब से आपका नहीं हुआ, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। या मैट्रिक में जैसे हुआ था, तो मैट्रिक एक एग्जाम हो गया, इंटर दूसरा एग्जाम हो गया, MD-CAT तीसरा एग्जाम। ये 3 एग्जाम देने के बाद चौथा स्टेप आता है एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा सिमिलर, वैसे ही ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑलमोस्ट वही सारी डॉक्यूमेंट देनी होगी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देनी होगी और वो होगा MD-CAT का रिजल्ट। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अलग से प्रोसेस होता है और MD-CAT का प्रोसेस अलग होता है। MD-CAT का प्रोसेस इज फॉर द CAT, for the test only, and then once you have the score from MD-CAT, then you apply for the admission with the score of the MD-CAT and high school transcript and metric transcript। ठीक है, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा? तो पहले हर टेस्ट के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अनाउंस हो जाती है। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी तमाम आर्म फोर्सेस के लिए अनाउंस है पिछले 5 साल से। इस साल पूरे पाकिस्तान के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को नाम्स को बना दिया गया है फॉर दिस ईयर। तो इस साल जो नेशनल MD-CAT हो रहा है वो नम्स ही कंडक्ट कर रहा है। तो नम्स का एक अपना टेस्ट होता है, वो हो चुका, वो आर्मी मेडिकल के लिए, बहरिया के लिए, इन सब के लिए था। और नम्स एक और टेस्ट लेगा 15 नवंबर को इस साल, वो पूरे पाकिस्तान का MD-CAT, पूरे पाकिस्तान का, सिंध, पंजाब, KP सब जगह एक ही दिन एक ही टेस्ट कंडक्ट होगा। और वो भी इस इत्तेफाक से सर नम्स कंडक्ट कर रहा है। इट कैन बी अनदर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट, इस साल के लिए नम्स। और प्रोविंसेस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चाहे तो अपना भी एक टेस्ट ले सकते हैं, यानी एक चौथा एग्जाम, मैट्रिक, इंटर, नेशनल MD-CAT और एक चौथा एग्जाम। तो बाकी 3 प्रोविंसेस ने कह दिया है कि हमें नहीं लेना, तो वो खाली नेशनल MD-CAT को जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कहा हम तो लेंगे। तो सिंध गवर्नमेंट की वजह से हो सकता है कि सिंध के स्टूडेंट्स को एक चौथा MD-CAT भी देना पड़े, जिसकी जो अभी होल्ड हो गया है, होना था लास्ट संडे को, लेकिन कुछ स्टूडेंट चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने बोला बच्चा रो रहा होगा
तो बच्चे जाके रोने लगे, उन्होंने कहा हम लोग रोज करते रहे पढ़ेंगे छोटे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से कहा जाइए आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से दोस्ती करें, लड़ाई नहीं करें, आप लड़ाई माफ करें और वापस आएं। तो वो वापस आएंगे, फिर वो बताएंगे लड़ाई खत्म हुई या नहीं हुई। तो अभी ये फैसला नहीं आया, जब तक आप मूवी देखते रहिए इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर आती रहेगी, तो इसके किस्से जारी हैं। तो जब इसका फैसला आएगा तो पता चलेगा कि आपको 2 इंडिकेट देने हैं, एक देना है। तो आपकी मेरे हमदर्दी आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह रहम करे आप लोगों पर। अच्छा, मेरिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी 2021 में और 2020 में कैसे हो रही है? दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। मैट्रिक के 10% मार्क्स हैं, या ओ लेवल जिन्होंने किया है 10% मार्क्स उसके हैं। इंटर के 40% मार्क्स काउंट होंगे, या जिन्होंने ए लेवल किया है वो ए लेवल की इंटर इक्विवेलेंसी देंगे, वो 40% काउंट होगी। और जो टेस्ट आप देंगे, एमडी कैट जो आप देंगे, वो 50% वेटेज रखता है पूरे मेरिट को कैलकुलेट करने में। तो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आपका जो भी मैट्रिक में परसेंटेज है बताइए, अपने दिमाग को बताइए, सब बताइए। मैंने मान लिया आपकी 85 है, तो अगर आपकी 85 है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10% मींस 10 से 80 को किया, 85 को किया तो 8.5, ठीक है। 8.5 मार्क्स वो आ गए। इंटर में फर्स्ट कीजिए आपकी 80% है, तो 8 से डिवाइड किया 0.4 हो गया। 0.4 को 80% से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? 4 8 सर 4 8 सर 4 8 32, yes। तो 80 into 4 is 320 and 80 into 0.4 is 32। तो 32 plus 8.5 is 40.5। 50 में से आपके 40.5 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बाकी 50 की लिए आपकी मेहनत होगी। This is how it is। लेकिन आप लोगों के लिए जो इस वक्त इस क्लास में बैठे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इत्तेफाक से किस्मत की वजह से फर्स्ट ईयर भी नहीं दिया है, तो आपका सिर्फ ये फैसला हुआ है, आपका ये फैसला भी होना बाकी है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगले 6 महीने डिसाइड करेंगे कि अगले 60 साल कैसे गुजरेंगे। तो अब जो आपकी जिंदगी आने वाले दिनों में है, उसमें आपके ये 40% भी तय होंगे और ये 50% भी तय होंगे। तो योर 90% किस्मत इज इन योर ओन, ठीक है। अगर तो ये सब कुछ हो चुका होता, अगर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आ चुके होते तो उसमें से आधे मार्क्स तो जाते थे, तो जिसके 50 होते होते तो सब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अभी आपका सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि आप करना चाहें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट। फिर जो टेस्ट के मार्क्स आते हैं वो 200 में से होते हैं, उससे आधे किए 0.5 से मल्टीप्लाई किए, इस तरह आपका टोटल मेरिट बनता है। दिस इज द टोटल परसेंटेज, ठीक है। इस पे कोई सवाल? टेस्ट क्या होगा? टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और इंग्लिश पे, ठीक है। अगर ईकेट वालों की तरफ जाते हैं, यकीन उनका बायोलॉजी नहीं होता, उनका मैथ्स होता है। बाद जगह पर ईकेट में इंग्लिश नहीं आ रहा, बाद जगह इंग्लिश आता है, एनईडी में इंग्लिश आता है। तो क्या होगा? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। 80 मार्क्स, 80 एमसीक्यूज बायोलॉजी के, 60 केमिस्ट्री के, 40 फिजिक्स के, 20 इंग्लिश के। टोटल 200 मार्क्स होंगे, टोटल 200 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। जो मार्क्स आएंगे उनको आधा कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, क्योंकि 200 में से हैं और आपकी परसेंटेज 100 में से आएगी, तो इसको आप आधा कर लीजिए, तो जो भी मार्क्स आएंगे टेस्ट का परसेंटेज। एग्रीड? ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 2.5 आवर्स। 200 एमसीक्यूज 2.5 घंटे में करेंगे। 2.5 घंटे में कितने मिनट? 150 मिनट्स होते हैं। तो एक एमसीक्यू के लिए कितना टाइम? एक्सीलेंट, 45 सेकंड्स, 0.75 ऑफ अ मिनट, 3/4 ऑफ अ मिनट विच इज 45 सेकंड्स। तो एक एमसीक्यू के लिए 45 सेकंड्स, या आसान अल्फाज में समझें तो 4 एमसीक्यूज के लिए 3 मिनट, और एवरी 4 एमसीक्यूज 3 मिनट्स। तो आप इस साल जो ट्रेनिंग करेंगे अपने एमसीक्यू सॉल्व करने की, वो भी इस तरह करेंगे कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व 4 एमसीक्यूज इन 3 मिनट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में उठा लें, क्योंकि इम्तिहान में कामयाबी का एक बहुत बड़ा किरदार उन लोगों के लिए होता है जो पेपर पूरा कंप्लीट करते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट सही करते हैं, जो प्रॉपर टाइम मैनेज करके चल रहे होते हैं, हर 5 मिनट बाद देख रहे होते हैं कि हम टाइम के हिसाब से एमसीक्यूज पे हैं या नहीं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही करेंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई इस साल तक, और 99% इम्कान है कि नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो फिलहाल कंसोलिडेट हो गई हैं एंड हुए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पे एमबीबीएस बीडीएस वालों के लिए, एनईडी वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है।
पास। एक आपका डोमिसाइल आपका अपना कराची, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाद लोग पढ़ सब यही रहे होते हैं, तैयारी भी कर देते हैं, जाके इम्तिहान में बैठना जब चाहते हैं तो पता चलो वो हमारा जो डोमिसाइल लाड़काना का है, आप वो फंस जाते हैं। तो याद रखिए, यू शुड हैव डोमिसाइल ऑफ कराची, यू शुड हैव पीआरसी फॉर कराची। आपका अपना डोमिसाइल, आपका अपना पीआरसी कराची का होना जरूरी है, ठीक है। और आपका एनआईसी फॉर्म होना चाहिए या बे फॉर्म। एनआईसी बनवा लें, आप स्मार्ट कार्ड बनता है 5 साल के बच्चे का, तो आप सबका, आप पहले होता था 18 साल से पहले कुछ नहीं बन सकता, यू शुड गेट योर एनआईसी डन। स्मार्ट कार्ड बना लीजिए। कालापुर पर गोल्ड मार्क के पास नादरा का 24/7 ऑफिस है, 24 घंटे खुला रहता है, 7 डेज अ वीक। तो आप जाके वहाँ पे अपना एनआईसी बनवा सकते हैं। यू शुड हैव योर स्मार्ट कार्ड, आगे कई जगह का, ठीक है। जिनके पास नहीं है इस साल, उनको प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उनके पास कोई फोटो आईडी नहीं है। तो बे फॉर्म के साथ तो जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ कोई ना कोई फोटो आईडी बनवानी पड़ रही है, जैसे पासपोर्ट, ठीक है, या इंटर का सर्टिफिकेट। तो ये उनको प्रॉब्लम हो रही है। फादर का डोमिसाइल सिर्फ प्रोविंस, पहले कराची का होना जरूरी होता था, अब 2 साल से रूल चेंज हुआ है, तो सिर्फ प्रोविंस का होगा तो कराची के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। अगर फादर का डोमिसाइल सिर्फ प्रोविंस का नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक एंड इंटर, पहले ये होता था मैट्रिक एंड इंटर दोनों कराची से होने जरूरी थे आपके, लेकिन अब रूल चेंज हुआ है 2 साल से, एटलीस्ट इंटर या ए लेवल एग्जाम कराची से होना चाहिए। तो जिन्होंने इंटर या ए लेवल एग्जाम कराची से न दिया हो, जैसे बाद लोग बाहर मुल्क से देते आते हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ओपन मेरिट पे दाखिला नहीं मिलता। उनके लिए फिर फॉरेन सीट्स होती हैं अगर मुल्क से बाहर है, या अगर दूसरे सूबे से तो फिर ट्रांसफर सीट्स पे आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इंटरमीडिएट और या ए लेवल कराची से होना जरूरी है। फादर का CNIC अगेन सिंध के एड्रेस के साथ होना चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगी, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती, जब अखबार में ऐड आता है फिर सारे भागे होते हो, क्या करें, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। कोई अब्बा ही ढूंढ रहे होते हैं, अब्बा ही मिले वकील से, तो अब्बा का NIC तो बाद में मिलेगा। और नहीं, लिटरली बता रहा, ऐसे भी बच्चे कहते हैं कि हमारे अब्बा का तो NIC नहीं है, हम क्या करें, अब्बा है NIC नहीं है, अब अब्बा का NIC बनेगा फिर आपका बने। तो भाई ये अभी से प्रोसेस शुरू कर लें, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं इसमें। सीट्स क्विकली बता दूं, कराची में टोटल मेरिट सीट्स अराउंड 865 है, इसमें 5-10 ऊपर नीचे होती रहती हैं, और कुछ वैसी गवर्नमेंट वाली भी कर लेते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये वो है जो पता है सबको। मेरिट 750 और सेल्फ फाइनेंस 115, जिसमें से प्लस BDS की तकरीबन 350 सीटें हैं, और 200 मेरिट की सीटें अप्रोक्सीमेटली, और 125 सेल्फ फाइनेंस की। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बता रहा हूँ। जाओ में 240 सीट्स हैं ओपन मेरिट MBBS, और सेल्फ MBBS की 40 सीट्स हैं, 43, और BDS की 85 हैं, और सेल्फ BDS की तकरीबन तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि BDS जाओ डेंटल कॉलेज के, जाओ इंटरनेशनल की है, तो ऑलमोस्ट 50-50 यहाँ पर है BDS की। इसके बाद DSMU में MBBS ओपन मेरिट की 236 हैं, और सेल्फ की 34 सीट्स हैं, और KMDC में भी MBBS ओपन मेरिट की ऑलमोस्ट 200 सीट्स हैं, और सेल्फ फाइनेंस पे 28-30 सीट्स हैं। और SMBB लियारी जो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से जो खुला है, यहाँ टाउन वाइज सीट्स हैं। ओपन मेरिट कराची की सिर्फ 20 हैं, बाकी डिफरेंट टाउन्स की 10 सीट्स हैं, मेरे ख्याल से टाउन लियारी टाउन और कनाडा, ठीक है। इसके अलावा कुछ रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं दूसरे सूबे से जो आना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा। आखिरी बात आज की क्लास की, एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो सॉरी टाइम 5-7 मिनट ऊपर हो गया। एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो पहली बात ये कि अगर ऑनेस्टली पूछें कि कोचिंग क्यों जाना है, ऑनेस्टली पूछें तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, आप बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं, हम आगे। तो देखिए, एंट्री टेस्ट आपकी जिंदगी के 12 साल में जो आपने अर्न किया होता है यहाँ और यहाँ, उसको टेस्ट करता है। वो किसी जगह की तैयारी से उसमें कोई खास फर्क नहीं आता। एंट्री टेस्ट में आपने जो 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 9th 10th में जो कुछ पढ़ा होता है उसको रिव्यू कराया जाता है। तो दोबारा नहीं पढ़ाते, दोबारा पढ़ाएंगे 4 साल लग जाए, तो दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, रिव्यू कराते हैं, कोई रिव्यू कराते हैं, उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट में MCQs की प्रैक्टिस कराते हैं, डिफरेंट टाइप के MCQs देके आप दिमाग लगाते हैं, आपको टेक्निक्स बताते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप घर पे भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर एक जिम्मेदार स्टूडेंट हो,
जो ये कहे मुझे पढ़ना है, जिसको 3 महीने की छुट्टी दे दे तो रोज पढ़े, वो रोज सुबह 7 बजे उठ जाए और 10 घंटे रोजाना पढ़े। तो अगर आपके अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी के कहे बगैर रोजाना सुबह 7 बजे उठ के दिन में 10 घंटे पढ़ सकता है, तो आपको किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं। किताबें आपके पास हैं, निकालिए, पास पेपर्स मौजूद हैं, पढ़िए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आगहन का टेस्ट हुआ, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, मेरे साथ और मेरे फ्रेंड्स थे, एक 6 महीने से तैयारी कर रहा था स्टूडेंट। मुझे तो पता ही नहीं था उस जमाने में आगहन क्या होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे पता नहीं था आगहन मेडिकल क्या होता है। मैं कहता था मेडिकल में ठीक, तो मैंने तो तैयारी नहीं की थी। मुझे लास्ट डे उसने मेरे दोस्त ने कहा वो सभी तुम्हें फॉर्म जमा कराया था आगहन में, आगहन हो गया मेडिकल कॉलेज है, लास्ट डे है, मैं गया लाइन में लग के फॉर्म जमा करा दिया। फिर जब टेस्ट आया उससे 2 दिन पहले मैंने 9, 10 परसेंट सेकंड बुक्स को इतनी पढ़ी, उनके पास उनका जो एक पेपर सैंपल था वो देखा, मैं ठीक, मैं जाके कह देता वो 6 महीने से तैयारी करा तो फिर मैं लगाया तैयारी के पास हो गया। तो एक व्हाई वो ऐसा नहीं है, वो भी फर्स्ट आता था, उसने भी इंटर में फर्स्ट पोजीशन ली थी, मैट्रिक में सेकंड पोजीशन थी, मेरी इंटर मैट्रिक में थर्ड थी, इंटर में सेकंड थी। तो वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसने अगले साल दोबारा आगहन का टेस्ट दिया और नेक्स्ट 1 साल गांव में गुजार के वापस आगहन आया और उसके बाद उसका एडमिशन अगले साल हो गया। उसने एमबीबीएस आगहन से किया, वो सर कार्डियक सर्जन है, मैं टॉप नॉच, ठीक है। उसने ये नहीं कहा मेरा 1 साल जाया हो, तो बताने का मतलब ये क्योंकि वो ओवर एंशियस था, 6 महीने से तैयारी कर रहा है एक बंदा, ओवर एंशियस था, तो उसके हाथ पकड़, ठीक है। तो कोई एग्जाम खास तौर पे एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको कोई नहीं करा सकता। हाँ, अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं है या आपको लगता है घर पे रहेंगे तो टाइम जाया करेंगे और आपको डायरेक्शन की जरूरत है, आपको सर पे एक डंडा पड़ना है, लो उठो चलो, तो यस देन यू नीड एन इंस्टीट्यूट। आपको इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन मिलेगी, गोल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको प्लान मिलेगा कि भाई अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, तो फिर आप उस पर चलते रहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट आजकल कैसे हो गए, वरना उनके पास इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि वो इतनी बोरिंग चीजों में नहीं जाना चाहते। उनके पास मोबाइल होता है और फेसबुक होता है और पिंटरेस्ट होता है और पता नहीं क्या क्या, वो इंस्टाग्राम होता है और सोशल मीडिया होता है, तो उसमें लग जाती है इतनी इंटरेस्टिंग चीजें, इतनी बोरिंग चीजों में कौन जाए। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो यस यू नीड अ कोचिंग सेंटर, यहाँ पे टेक्निक्स बताएंगे, आपको सॉल्यूशन की प्रैक्टिस देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोचिंग सेंटर में भी आने वालों के लिए मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्फ स्टडी फॉर एंट्री टेस्ट। किसी के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। आपको एंट्री टेस्ट की क्लासेस के लिए, अभी जो हम संडे कर रहे हैं, बाद में बढ़ जाएंगी, इसके लिए आपको 3 दफा टॉपिक पढ़ना। एक को जब टीचर क्लास में पढ़ाएगा, लेकिन उस टॉपिक को क्लास में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उससे पहले घर से नहीं पढ़ते। You must know the topics before the class. अगर टीचर बताना भूल गया है, आप ग्रुप पे पूछिए सर कल क्या पढ़ाएं, and you must read it before the teacher teaches in the class. क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं तो फिर तो आप इंटर के लेवल पे पढ़ रहे होंगे क्लास, इसमें आपको बियॉन्ड इंटर पढ़ना, इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करनी है। तो you have to have a prior knowledge. For that you need to have a pre-reading. तो एक पढ़ाई 30-40 का रूल है ये, 30% pre-reading, 30% क्लास प्रिपरेशन एंड 40% पोस्ट रीडिंग। क्लास के बाद घर जाके भी पढ़ना है, टेस्ट होगा उसमें भी तैयारी करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, वो 40% है। तो 30-30-40 का रूल है। और आखिरी बात ये कि 1 घंटे का भी लेक्चर जब मिल रहा है उसके लिए 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। तो संडे की क्लास अगर 3 घंटे की है तो उसके लिए आपको 6 घंटे पढ़ के आना। Only then you can really utilize it right. Otherwise खाना पूरी होती रहेगी, वो तो पूरी फॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी समझ, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास का टाइम है, अब 3 बजे की आज क्लास का टाइम था, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, बाहर आपके बच्चे बाहर निकाला मारे, तो जो भी टाइम हुआ करे उससे 15-20 मिनट ऊपर लेके आया है, ताकि अगर एक्स्ट्रा बातें करनी हो या कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह IGCSE इक्विवेलेंस है और आप A लेवल के आपको जानना होगा, उसका फॉर्मूला में बताना, और तो A लेवल का बच्चा